नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी मैं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस कवर किया गया है आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर कांटेक्ट करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको एक तरफ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्लेस, ये मंदिर कहाँ पर है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर को दे सकते हैं, नहीं तो मैं उत्तर बता रही हूँ, आप लोग मैच करिएगा। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर है बताइए, भुवनेश्वर में है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए का सेकंड आपको खाली एक ही ऑप्शन में दिया है, लेकिन और ऑप्शंस को भी हम चेक करते हैं। सूर्य मंदिर की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, वो मोंडेरा में है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। कंदरिया महादेव टेम्पल की अगर हम बात करेंगे, मंदिर की हम बात करेंगे तो वो खजुराहो में है, सी का थर्ड। और जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो जगन्नाथपुरी तो आप सभी को पता है, डी का फर्स्ट। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, वेरी इजी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का ये प्रश्न सही गया होगा, ठीक है, एकदम सही किया होगा आप लोग ने, क्योंकि ये आसान प्रश्न था। यहाँ पर अगर आपको यही पता है कि जगन्नाथपुरी, तब भी आप डी का फर्स्ट अपना देख के तुरंत आंसर बी पे मार्क कर सकते थे। तो एक आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न। ये जल संधि से रिलेटेड प्रश्न है, स्टेट से रिलेटेड प्रश्न है। स्टेट से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में आपके रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सोचने में समय लगता है। जब ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, मैथ के प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो वीडियो को आराम से पॉज करके सोच सकते हैं। सबसे पहले जिब्राल्टर जल संधि दी है, मलक्का दिया है, बेरिंग दिया है और हॉर्मुज दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है जिब्राल्टर जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके मध्य है बताइए। जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका व यूरोप के मध्य है, तो ए का थर्ड आपका दो जगह दिया गया है। मलक्का जल संधि की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर पहले मार्क कर देती, ए का थर्ड हो गया। मलक्का जल संधि ये जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, तो बी का फर्स्ट, सॉरी क्लास, बी का फर्स्ट ये हो गया। बेरिंग की हम बात करेंगे तो बेरिंग किसके मध्य है, एशिया व उत्तरी अमेरिका। और हॉर्मुज की बात करेंगे तो फारस की खाड़ी व ओमान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब इसी प्रश्न के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ मलक्का, दिख रहा है आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का। अच्छा क्लास, जब भी हम जल संधि की बात करते हैं हम किसी स्टेट की बात करते हैं, इसी को जल संधि कहते हैं इंग्लिश में। अरे इसी को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और हिंदी में जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को अलग करता है। माइनस साइन लगा है मतलब अलग करता है। तो यहाँ पर अगर परीक्षा में पूछेगा स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ मलक्का किनको जोड़ता है, तो आप बताएंगे स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी को, ठीक है, दक्षिण चीन सागर से, साउथ
चाइना सी से जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है, और इधर अंडमान सी है, तो दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और अगर परीक्षा में पूछेगा किसको किसको अलग करता है, तो आप बताएंगे इधर इंडोनेशिया हो गया और इधर मलेशिया हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं, जल संधि की बात करते हैं, तो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर पाक स्टेट। ये तो आप सभी को पता है, ये हमारा भारत है, इंडिया है, ठीक है। इधर आपको श्रीलंका दिख रहा है। तो पाक स्टेट किसको किसको अलग कर रहा है? इंडिया को श्रीलंका से अलग कर रहा है, ठीक है। और किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है अगर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये देखिए पाक बे है, ठीक है, इधर, और ये आपका स्ट्रेट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला देखते हैं सुंदा स्टेट की हम बात करते हैं। सुंदा स्टेट की बात अगर हम करेंगे तो ये किसको किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर आपको जावा सी दिखेगी। क्लास देखिए एक बार रिवाइज कर ली। मुझे पता है एक साथ हम जब सारे जल संधि पढ़ते, स्टेट पढ़ते हैं, तो हमको याद नहीं रहता है, लेकिन जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जो रिवाइज करे। जिनको अभी तक याद नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आज आप सुनिए, 2-3-4 दिन बाद मैं फिर इसको रिपीट कर दूंगी ताकि आपको फिर रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर अलग से एक टेस्ट ले लिया जाएगा, ये भी कर लिया जाएगा, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सुंदा स्टेट है। सुंदा स्टेट जावा सी को किससे कनेक्ट कर रहा है? इंडियन ओशियन से, हिंद महासागर से जोड़ रहा है, याद रखिएगा। और ये आपका किस स्थान पे है? ये आपका इंडोनेशिया है। और ये किसको किसको अलग कर रहा है? सुमात्रा को जावा से। ये याद रखिएगा, सुंदा स्टेट है क्लास, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर देखिए युकांतन स्टेट की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको युकांतन चैनल भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ रहा है ना। और किसको किसको अलग कर रहा है? यहाँ पर आपको क्यूबा दिख रहा है और यहाँ पर आपको मैक्सिको दिख रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेसिना जल संधि की बात करते हैं। मेसिना जल संधि अगर देखोगे तो यहाँ पर इटली है, यहाँ पे सिसिली है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इटली को सिसिली से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका है मेसिना जल संधि। ये देखो यहाँ पर अगर इसको हम और जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको मेसिना स्ट्रेट दिखेगा, इधर आपको सिसिली दिखेगा और इधर आपको जो मेन इटली है वो दिखेगा, ठीक है। तो इसको अलग करता है, याद रखिएगा। इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगी। चलिए अगला हम देखते हैं ऑटलैंटो जल संधि हम देखेंगे। ऑटलैंटो जल संधि जो है वो इधर है, ठीक है। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है मेसिना स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। मेसिना स्ट्रेट में यहाँ पे याद रखिएगा, ये इटली जो मेन लैंड है इटली, और जो सिसिली आपका इटली का ही पोर्शन है, लेकिन वो मेसिना स्ट्रेट से मेन लैंड इटली से अलग है, जो मुख्य इटली है उससे अलग है यहाँ पे मेसिना स्ट्रेट से, ठीक है। इधर आपको क्या दिख रहा है? इधर आपको टाइरेनियन सी दिख रही है, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, आयोनियन सी दिख रही है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहीं पर अगर आप देखेंगे इटली की इधर की पोर्शन में तो स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो है और इधर आपको एड्रियाटिक सी दिखेगी और यहाँ आयोनियन सी दिखेगी। तो स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो जो है वो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इटली को अल्बेनिया से सेपरेट करता है। क्लास देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है। जैसे आपने अगर आपको मैप याद करना है तो थोड़ा सा रफ वर्क करना सीखिए। मैंने रफली ड्रॉ कर लिया कि कुछ इटली का कुछ इस तरीके से इटली है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। फिर हमने यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ड्रॉ कर लिया। अब हमको पता है ये मेन इटली है, इटली का ही एक पोर्शन यहाँ पर है जिसको कि हम सिसिली कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहला स्टेट याद किया कि मेसिना है। मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से याद करते हैं। यहाँ पे मेसिना है, फिर हमने याद करना शुरू किया कि कौन कौन सी सी जो है वो इटली को सराउंड की है। तो इधर हमने ध्यान दिया कि यहाँ पे टाइरेनियन सी है। सबसे पहले देखिए इधर टाइरेनियन सी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इधर अगर आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। 2-3 बार ऐसे याद करोगे, याद रहेगा, ठीक है। फिर इधर आयोनियन सी है,
ठीक है। अब यहीं पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर एक और स्टेट है जिसको कि हम ओटरेंटो कह रहे हैं, ठीक है, जो कि इटली को अल्बेनिया से अलग कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ड्रॉ करके याद करोगे तो एक दो बार ड्रॉ करने में याद हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए बाबल मंडेब जल संधि की हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, अदन की खाड़ी से, ठीक है, ये याद रखिएगा। और किसको किसको सेपरेट करता है, तो यहाँ पे आपको येमेन दिया है और इधर जिबूती दिया है, ठीक है, जिबूती दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर जिबूती हो गया, इधर येमेन को अलग करता है और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है बाबल मंडेब जल संधि। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो क्या मैं बोलती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कॉन्टिनेंट को तो जरूर एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से डेजर्ट हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है, याद रखिएगा। इधर ग्रेट सैंडी है, इधर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, इधर सिम्पसन डेजर्ट है, इधर ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है, ठीक है, इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। परीक्षा में एक बार पूछा था, हर बार पूछा जाता था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो स्टूडेंट्स याद कर लिए कि ऑस्ट्रेलिया में है, सबने याद कर लिया। लेकिन फिर परीक्षा में क्या किया गया, उन्होंने पूछ लिया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में किस पोर्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है कि नॉर्थ ईस्ट में है कि साउथ वेस्ट में है, इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। तो लोकेशन भी याद रखिएगा। यहाँ पर दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्लिंग और मुरे रिवर। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, क्लास हर बार बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये बास स्टेट है। बास स्टेट यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को तस्मानिया से अलग करता है, दिख रहा है बास स्ट्रेट। और इधर आपको कौन सी सी दिख रही है, ओशियन दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशियन दिख रहा है और इधर तस्मान सी दिख रहा है, तो दोनों को कनेक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर हुई क्लास, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ठीक है। एक बार इसका फिजिकल मैप भी जरूर देखिएगा, पॉलिटिकल मैप भी जरूर देखिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है ज्योग्राफी का। इसी तरीके से मैं कहती हूँ, जब भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ो तो अंडमान निकोबार जरूर पढ़ लो। अंडमान निकोबार में आपके कौन कौन से ट्राइब्स हैं वो जरूर पढ़ लो, क्योंकि परीक्षा में 1-2 साल के अंतर में पूछता रहता है, रिपीट करता रहता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, अभी और स्टेट है, यहाँ पर देख लीजिए बॉस्फोरस स्टेट। परेशान बिल्कुल भी मत होना कि अरे मैम पहले वाला तो याद ही नहीं हुआ, आप फिर एक स्टेट ले आई। हम लोग हर टेस्ट में कुछ कुछ स्टेट्स डिस्कस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा याद रखो, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट की हम बात करते हैं, तो इधर आपका ब्लैक सी है, इधर सी ऑफ मरमरा है, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और किसको किसको सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे एशिया टर्की रीजन दिख रहा है आपको, और ये यूरोप का टर्की दिख रहा है, ठीक है। दोनों को अलग कर रहा है, तो किस कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, तो यूरोप को एशिया से। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न को जल्दी से देखिए। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश के संस्थापक कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके कृष्ण प्रथम थे, बताइए थे, नहीं थे, ये गलत है। तो कौन था, दंडी दुर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर के निर्माण की बात करें तो हाँ, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ है, ठीक है। और कृष्ण प्रथम ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। तो यहाँ पर आपका ये तो सही हुआ, लेकिन ये गलत हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंडी दुर्ग ने लगभग 736 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके उपरांत शासकों ने मानखेद को, जिसको कि आधुनिक मालखंड को अपनी राजधानी बनाई थी। आधुनिक मालखंड जिसको हम बोलते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर देखिए, कृष्णदेव, अगर हम बात करें, कृष्ण प्रथम ने वेगी के पूर्वी चालुक्य औरंगंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी, और उसने मध्य एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, चौथे प्रश्न।
चौथा प्रश्न देखिए, बिलग्राम का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोट का युद्ध। अब आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा सही है, ठीक है, कौन से सही है। तो पानीपत के युद्ध के बारे में बात की गई है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात की गई है। तो ये 1556 में हुआ था, हाँ हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, जल्दी से बता दीजिए, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिलग्राम युद्ध 1529 दिया गया है। बताइए 1529 में बिलग्राम युद्ध हुआ था? नहीं, बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह के बीच में और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पे तालीकट का युद्ध दिया है 1565 में, तो ये आपका सही है, तालीकट का युद्ध 1565 में ही हुआ था, ठीक है। और आपको पता है तालीकट के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना शुरू किए। बंगाल टेनेंसी एक्ट के बारे में बात की गई है, द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध के बारे में खुदीराम बोस को फांसी और पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना। तो पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बाद में भूकंप आने के कारण इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली में। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 1908 में, ठीक है। द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध कब हुआ था बताइए? ये आपका हुआ था 1878 के समय। और बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? ये 1885 में। तो यहां पर अगर आप अरेंज करेंगे तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? सबसे पहले 2, ठीक है, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, ये है खुदीराम बोस, ठीक है। पेपर में परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि खुदीराम बोस को किस षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी? तो आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इनको फांसी दी गई थी। और सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले ये आपके पहले क्रांतिकारी थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, वह मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। शहीद खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का विरोध किया था। वह मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं, गांधी जी द्वारा कब कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो क्लास थोड़ा समय लीजिए आप लोग, बताइए, रामगढ़ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में या फिर त्रिपुरा अधिवेशन में? किसमें बोला गया था कि गांधी जी ने किसमें बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ये बात कही। अगर हम कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को क्लास। चलिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 29 मार्च 1931 में कॉन्फ्रेंस का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, इसको कर लीजिए, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने, ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से
संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया था। तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों या फिर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव किस सेशन में एक्सेप्ट किया था, तो आप बताएंगे कराची सेशन में। ठीक है, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब आपको पता है यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है, तो 1930 में हमारे यहाँ कौन सा मूवमेंट चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया ना। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कराने के लिए क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और इसके बाद गांधी जी कहाँ गए? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। 7 प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है, तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है बताइए? बांदा में, बनारस में, मिर्जापुर में या फिर आगरा में? तो कालिंजर का किला जो है वो बांदा में है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चुनार का किला कहाँ पर है? सुना होगा आपने चुनार के किले के बारे में, बताइए। वो मिर्जापुर जनपद में है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 8वां प्रश्न। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हैं। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की गई। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, या इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, पूछा गया। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। बताइए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रतिपादित इसको किसने किया था? इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, एकदम सही है। और नवीन सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने? नहीं, किसने किया था? जेबी नालिनकर ने। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जेबी नालिनकर ने, ना कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना था, तो क्या हो जाएगा? केवल ए आपका सही उत्तर। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। आदिवासी दिए गए हैं और ये कहाँ पर आपके अस्तित्व दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके रिपीट होते ही, चाहे वो भारत के ट्राइब्स हो, चाहे वो आपके वर्ल्ड के हो। ठीक है, तो बताइए, चलिए, भील, गोंड, लिंबू। ठीक है, फिर आपको कोई न्यायक दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज भी कर सकते हैं, आप पे मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है क्लास, देखिए मैं आपको उत्तर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही है, मैम को थोड़ा सा और समय देना चाहिए, तो आप क्या किया करिए, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भील की जब हम बात करेंगे, भील कहां पर है बताइए? राजस्थान में। ए का सेकंड, 2 जगह दिया गया है। गोंड की बात करेंगे, छत्तीसगढ़, बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, लिम्बूस की बात करें या लिम्बू की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आपका हो गया सिक्किम में, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोइन्याक की बात हम करेंगे, तो ये आपका नागालैंड हो गया, तो डी का फर्स्ट हो गया। सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर और भी ट्राइब्स आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 10वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर भी आपका जनजाति पूछी गई है, और क्या बोला गया है बताइए? और देश के नाम दिए गए हैं, तो चलिए बता दीजिए जल्दी से। एस्किमो दिया गया है, मसाई दिया गया है, वद्दू दिया गया है और बुशमैन दिया गया है।
तो बुशमैन कहां पर, बताइए जल्दी से। ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? एस्किमो जनजाति की हम बात करेंगे तो ये कहां पे, ठंडा जहां पर है, तो कनाडा साइड में। ए का थर्ड एक ही जगह दिया गया है, तो अब तो आंसर मिल गया। बोत्सवाना की बात करेंगे तो बोत्सवाना में कौन सी जनजाति इसमें है, बताइए। बुशमैन कहां पर है, कालाहारी में रेंज में। और कालाहारी रेंज की हम बात करेंगे तो बोत्सवाना, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट मिलता है ना, तो उधर की तरफ आपको ये बुशमैन, बोत्सवाना। तो डी का फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर सी है। मसाई की हम बात करेंगे तो मसाई केनिया में, ठीक है। बद्दू की बात हम करेंगे तो ये आपका सऊदी अरब में, तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे पूछता है, आप मुझे बताइए मसाई, अभी हमने डिस्कस किया ना, मसाई कहां पर है, तो ये पूर्वी अफ्रीका में, याद रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे किर्गिज। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है मेरी, इसीलिए मैं इंग्लिश में प्रेफर करती हूँ लिखना, लेकिन तब भी मैं हिंदी में लिखूंगी। अब किर्गिज की हम बात करेंगे तो ये मध्य एशिया, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है जो मैं आपको बता रही हूं, मध्य एशिया। इसके बाद हम बात करें अगर सेमांग की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगी ताकि जल्दी हो। सेमांग की हम बात करेंगे तो वो मलेशिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बुशमैन की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बहु जनजाति की हम बात करेंगे यहाँ पर, और हम किसकी बात करें, किर्गिज की बात करें। किर्गिज भी आपका कई बार परीक्षा में पूछा है, याद रखिएगा यहाँ पे किर्गिज। तो ये आपका कहां पर है, किर्गिज, मध्य एशिया में, ठीक है। अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, लेकिन कई जनजाति जो है वर्ल्ड की वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, उसको पढ़ जरूर लीजिएगा आप लोग, मैंने जैसे आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, भारत के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप याद रखिएगा, टोडा, टी से टोडा, टी से तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक एन्यू है, एन्यू, तो ये कहाँ की है, जापान की है, याद रखिएगा। क्लास जो मैं आपको बता रही, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। एन्यू जापान हो गया, बुशमैन कालाहारी हो गया, ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया हो गया, ठीक है, सेमांग मलेशिया हो गया, किर्गिज मध्य एशिया हो गया, मसाई पूर्वी अफ्रीका हो गया। रेड इंडियंस कहाँ मिलते हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। अब आगे जो भी याद आएगा नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको बताती चलूंगी। चलिए, इतनी चीज कंप्लीट हुई। अब 11वें प्रश्न पे हम देखते हैं। 11वें प्रश्न को देखिए क्लास, यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रदेश दिया है, क्षेत्र दिया है, और आपको जलवायु प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए बताइए, कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साइबेरिया, ठीक है। तो कैलिफोर्निया की जब हम बात करते हैं तो यूएसए हो गया। फिर यहाँ पर आपको किस तरीके की जलवायु प्रकार मिलता है, भूमध्य सागरीय, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय। तो आपका ए का क्या हो गया, ए का फर्स्ट हो गया। ए के फर्स्ट में आपका 2 जगह दिया गया है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है क्लास, उष्ण मरुभूमि मिलती है, ठीक है, और डेजर्ट मिलता है। तो बी का आपका 4th हो गया। चलिए, यहाँ पर हमें बी सही ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हम और चेक करते हैं। बांग्लादेश की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। फिर साइबेरिया की बात करेंगे तो साइबेरिया आपको पता है ठंडा प्रदेश होगा, एकदम ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो वहां पर आपका क्या है, शीतोष्ण, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात की गई है, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की हमने बात किया है।
और बोला है इसमें से कौन से सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ईएसए को, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना होता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईपीए के बारे में बताया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि कब आया है? 1986 में आया है, ठीक है। इसके तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव एरिया आपका क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और इनका मेन पर्पस क्या है जो लिखा है? इनका मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना, ऐसी गतिविधियां जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, ठीक है, एक निगेटिव इम्पैक्ट डाली, उन गतिविधियों को क्या करना? रेगुलेट करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा सही नहीं है? दोनों सही है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए 14 प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर बताइए मनी बिल को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111 या फिर बी और सी दोनों में? यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है। परिभाषा की बात की गई है, परिभाषित किसने किया गया है? देखिए 109 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। और 111 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट आपको पता है एसेट देता है, अनुमति देता है, जो तो उसकी बात करते हैं। चलिए इतना हो गया, बी आपका सही उत्तर है। 15 प्रश्न को अब हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जर्मन सिल्वर दिया है, सोल्डर दिया है, ब्लीचिंग पाउडर दिया है और हाइपो दिया है, और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। मैंने पहले के टेक्स्ट में भी बोला है, जब भी हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में हर चीज प्रेजेंट होगी, लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट होगा? सिल्वर नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी सिल्वर, जर्मन सिल्वर मत समझ लेना, चांदी नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए जर्मन सिल्वर की जब हम बात करते हैं तो इसमें तांबा और जस्ता और निकेल होता है, ठीक है, तांबा, जस्ता, निकेल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका निकेल दिया गया है, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 दो जगह दिया गया है। अब बी का देखो 1 दिया गया है, तो सोल्डर में हमारा 10 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात करेंगे तो ब्लीचिंग में तो आपको पता है क्या होता है, बता दीजिए जल्दी से, क्लोरीन होता है ना, तो सी का 4 हो जाएगा। और हाइपो में आपका क्या हो जाएगा? सोडियम बचा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सही उत्तर डी है। लेकिन अभी हम सबको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए जर्मन सिल्वर को हम निकेल सिल्वर भी कहते हैं, इसमें तांबा होता है, कॉपर, ठीक है, जस्ता जिंक हो गया और निकेल का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें चांदी नहीं होती है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जर्मन सिल्वर लिखा है तो इसमें सिल्वर होगा, नहीं, इसमें आपका निकेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जस्ता होता है और तांबा होता है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं सोल्डर की, तो सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है, टिन तथा शीशे की सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। ब्लीच के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं ना, तो वही ब्लीचिंग पाउडर में आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है, तो क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है। और सोडियम थायोसल्फेट की हम बात करेंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपो, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न साइंस में। 16 प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ आपको घटना दी गई है, दूसरी तरफ आपको कंपाउंड दिए गए हैं। अम्ल वर्षा दी गई है, प्रकाश रासायनिक धुंध दिया गया है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन दिया गया है, ओजोन परत का क्षरण दिया गया। क्लास ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक एक को मैं बताऊंगी, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए अम्ल वर्षा की जब भी हम बात करते हैं एसिड रेन की, ठीक है, कभी भी परीक्षा में आपको दे कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहना नहीं,
एसिड रेन के लिए खाली 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 विलन है, नॉक्स और सॉक्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होते हैं नॉक्स और सॉक्स? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, HNO3। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको समझ में आया? जब नॉक्स और सॉक्स आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये वाटर कंटेंट मॉइस्चर के साथ या फिर H2O की ड्रॉपलेट के साथ, पानी के साथ ये रिएक्ट होते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है। और रेनफॉल में जो पानी की बूंदें होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको एसिड रेन कहते हैं। तो परीक्षा में कभी भी अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मतलब कुछ भी ऐसे दे दे, HFC या कुछ भी ऐसे करके कि ये सब एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कह देना बिल्कुल नहीं। एसिड रेन के लिए बस आपका 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉक्स और नॉक्स, और दोनों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और यही प्रेसिपिटेट होता है रेनफॉल के फॉर्म में और इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। सिंपल, बस बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लास परीक्षा में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध की हम बात करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। फोटोकेमिकल स्मॉग में आपके ओजोन भी होते, कई अदर पॉल्यूटेंट भी होते हैं। ठीक है, नॉक्स भी होगा, ये सब याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर ओजोन परत का क्षरण, तो आप सभी को पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, सॉरी क्लास, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए का आपका, मैंने क्या बताया? ए का आपका है थर्ड। ठीक है, तो थर्ड 2 जगह है। फिर हम प्रकाश रासायनिक धुंध की बात करेंगे, यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, बी का 4। फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल। तो सी आपका सही। अगला देखते हैं 17 प्रश्न को। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। भारत पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए क्लास, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन जो है, उसको चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल सही है। NTCA जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक सांविधिक बॉडी है, निकाय है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA एक्ट के थ्रू हुआ है, ये आपका गलत है। यहाँ पे EPA एक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? केवल बी। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानून पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, याद रखिए इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के धारा 5 के तहत की गई। 18वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है मायोपिक आंख के लिए दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है? बताइए। मायोपिक को हम निकट दृष्टि का दोष कहते हैं ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? समतल उत्तल का या फिर अवतल का या फिर उत्तल का या फिर अवतल का? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर है अवतल का। ठीक है, कॉन्केव का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19 प्रश्न। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है बताइए। क्या है परमाणु रिएक्टर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आसव
न्यूट्रॉन प्रेरित कक्ष, आणविक भट्टी या भारी जल का मिश्रण। तो अजीब सा प्रश्न है, ये मॉलिक्यूलर फर्नेस है। 19 का सी आपका सही है। ठीक है, जब भी हम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर फर्नेस की बात करते हैं। आपको पता है हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स का यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम का, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए, अच्छा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो भले आपके लिए इंपॉर्टेंट था या ना था, नहीं था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको देख लेते हैं। रावत भाटा की बात करेंगे तो वो राजस्थान में है। क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। रावत भाटा की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कुंडनकुलम की बात करेंगे और कलपक्कम की बात करेंगे तो तमिलनाडु में। देखो कल तमिलनाडु में। ठीक है, टाइम तो कुंडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरा पार आपका कहां पर है? गुजरात में। काका लोग ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कैगा के कर्नाटक का कैगा कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। जो स्टार लोग हैं, तारे लोग हैं, वो लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो गैस्ट्रीन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस सेल द्वारा, जी सेल द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा या फिर अग्नाशय द्वारा? तो ये आपका स्रावित होता है जी सेल द्वारा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, जो गैस्ट्रिन है वो आपका एक हार्मोन है जो पेट की परत में मौजूद जी कोशिकाएं द्वारा निर्मित होता है और या पेट में स्रावित होता है और गैस्ट्रिक स्राव को उत्तेजित करता है या पेट की पार्श्विक कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जो गैस्ट्रिक जूस का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? लिपिड है, कैटलिस्ट है, बायोफर्टिलाइजर है या फिर प्रोटीन है? तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं जो वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो क्या मदद करते हैं? ये स्पीड अप करते हैं मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहा रहता है उसको स्पीड अप करने में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखें, एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव की लार में मौजूद होता है? तो देखिए, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर जाइमेस या फिर लैक्टेज? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर बी है, एमाइलेज। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। एमाइलेज मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों की लार में मौजूद होता है, जहां यह पाचन की रासायनिक प्रक्रिया शुरू करता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस को ग्लूकोज में उत्प्रेरित करता है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 23वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहां पर तो बताइए, यहां पर आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं मेनली, तो देखते हुए चलते हैं। थायमीन की बात हम करेंगे, तो थायमीन हम किस विटामिन को कहते हैं? B1 को कहते हैं ना। अर्गोक्लेसिफेरॉल की बात करेंगे तो ये हम विटामिन डी को कहते हैं। एस्कॉर्बिक सी को कहते हैं। पेरोडॉक्सिन हम किसको कहते हैं? B6 को कहते हैं। ठीक है, अब बताइए सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होता है। तो सी का फर्स्ट कई जगह दिया गया है।
ठीक है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, बोन हड्डियां आपकी कमजोर होती हैं। तो बी का फोर्थ कहां दिया गया, यहां दिया गया है। थायमीन की कमी से अगर हम देखेंगे तो क्या होता है बताइए, बेरी रोग होता है। तो ए का सेकंड हो गया। और फिर उसके बाद पायरिडॉक्सिन की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन की, तो इसकी कमी से होता है क्या, एनीमिया। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न अल बरूनी से रिलेटेड है ये। अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, वह खगोल विज्ञान का भी ज्ञाता था। और क्लास को बताइए सही उत्तर यहां पर क्या होगा आपका। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यह मध्यकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो याद रखिएगा अलबर्नी जो है वो किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका कि नाम क्या था, किताबुल हिंद। परीक्षा में पूछता है कि किताबुल हिंद के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे अलबर्नी है। ठीक है, और किताबुल हिंद से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि वह संस्कृत भाषा का काफी बड़ा विद्वान था अतः उसने पुराणों का भी अध्ययन किया था एवं ऐसा करने वाला वह प्रथम मुसलमान भी था। इसके अतिरिक्त वह खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। तहकीके हिंद नामक एक अन्य पुस्तक की भी रचना इसने की थी और तहकीके हिंद का अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था हिंदी में। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर किताबुल हिंद याद रखिएगा, अलबर्नी से रिलेटेड है और तहकीके हिंद भी अलबर्नी से रिलेटेड है। तहकीके हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। और किसके साथ ये भारत में आया था अलबर्नी, महमूद गजनवी के साथ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इक्तेदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए इस पर। क्या है, इसे मिलने वाला वेतन फवाजिल कहलाता था और इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्लास, इक्तेदार को जो लिखा है सैलरी जो मिलती थी उसको हम फवाजिल कहते थे, ये आपका गलत है। फवाजिल मतलब जो एक्स्ट्रा, ऐसे समझ, जो एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए इक्तेदार को जो भी वेतन था, जो भी खर्च था सैनिकों का, सब देने के बाद जो शेष धनराशि बचती थी, ठीक है, जो बची हुई धनराशि होती थी, उसको सुल्तान के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। एक्स्ट्रा जो धनराशि थी उसको राजकोष में सुल्तान के जमा कर दिया जाता था और उस राशि को हम फवाजिल कहते थे। ठीक है, ना कि इक्तेदार को मिलने वाले वेतन को हम फवाजिल कहते। जो एक्स्ट्रा मनी बचता था सब पेमेंट करने के बाद उसको फवाजिल कहा जाता था। और इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार था, ये तो एकदम गलत है। आपको लगता है इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार दिया जाएगा? नहीं, इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न देखेंगे, 26वां प्रश्न। दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सल्तनत कालीन वंश कौन था? ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो हमने डिस्कस भी किया है। बताइए, खिलजी, गुलाम, तुगलक, लोधी, सबसे ज्यादा समय तक किसने किया था, अधिक समय तक? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है एबीसीडी में से? सी है, तुगलक वंश ने। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 27वां प्रश्न। दीवाने अर्ज की बात की गई है, तो चलिए बताइए। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक नामक अधिकारी था। ये भी प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। दीवाने अर्ज की बात की गई है, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दीवाने अर्ज की बात क्लास अगर हम करेंगे तो दीवाने अर्ज की स्थापना जो थी वो बलबन ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग का जो महत्व था वो बढ़ गया था, लेकिन इसकी स्थापना बलबन ने की थी। तो पहला तो आपका गलत है।
ठीक है। आरजे मुमालिक जो था वो आपका सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना होता था, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना होता था, और जो सेना से रिलेटेड निरीक्षण करना या साज सज्जा जो भी रिलेटेड था सेना से रिलेटेड वो आपका आरजे मुबालिक करता था। ठीक है। और आरजे मुबालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है, दूसरा तो आपका गलत है, मैंने बता दिया। ये पहला तो आपका गलत है, इसकी स्थापना जो थी वो बलबन ने की थी। तो पहला आपका गलत है, पूछा गया कौन सा गलत है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, दीवाने आरज की बात हम कर रहे हैं। आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, अभी देखा हमने, ये क्या करता था? सैनिकों की भर्ती करता था, घोड़ों का हुलिया या फिर साज सज्जा की व्यवस्था करना था सेना से रिलेटेड। आरजे मुबालिक विभाग को हम दीवाने अर्ज भी कहते थे, दीवाने आरिज दीवाने अर्ज कहते थे। और इस विभाग की स्थापना जो थी वो किसने की थी? बलबन ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ा था। तो ये तो मैंने आपको बताया ही। चलिए 28 को हम देखते हैं। निम्नलिखित के शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ये भी एक आसान प्रश्न है। तो बताइए, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, शिवाजी ने या फिर कृष्णदेव राव ने? किसने की थी? किसने विदेशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक आधुनिक रीति स्थापित की थी? एम्बेसीज स्टैब्लिश की थी, दूतावास की स्थापना की थी। किसने? बताइए। अभी आप देखते ना, हर जगह एम्बेसी होती है भारत की, तो किसने अपने समय में एम्बेसी स्टैब्लिश की थी? तो वो थे टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक क्या है? तो बताइए यहाँ पर क्या है? पर कैपिटा रियल इनकम में स्लो ग्रोथ दिखने के पीछे कारण क्या है पूछा गया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वस्तुओं मूल्यों में गिरावट, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। यहाँ पर उत्तर क्या हो सकता है आपका? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद वस्तुओं में गिरावट, वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट। अरे गिरावट होगी तो ये तो गलत होगा ना, यहाँ पे बढ़ोतरी अगर होता तब होता। वस्तुओं मूल्यों में भारी बढ़त या फिर बढ़ना उनके रेट का, डिक्लाइन नहीं। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 और 3 होगा, तो बी आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ पर गिरावट की जगह बढ़त होती तो आपका सही हो जाता। ठीक है, 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं 30वां प्रश्न। मानव विकास सूचकांक की बात की गई है, एसडीआई की बात की गई है। तो बताइए, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी इसकी मापन का एक घटक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इसका एक कंपोनेंट है, तो ये भी आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसडीआई से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम 3 प्रमुख चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, जीवन प्रत्याशा, जिसको कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इसकी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, ठीक है, और फिर शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। ये याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 फैक्टर्स आपके एसडीआई में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा, महबूब उल
हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया था, ठीक है। और यह इंडेक्स अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन की मानवीय क्षमता की अवधारणा पर आधारित था। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। ये 3 फैक्टर्स तो आपको बहुत याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा गया था तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष के लोग को बच्चे टिक लगाकर नहीं आए, तो उनको लगा स्कूली शिक्षा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्कूली शिक्षा का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात की गई है और पर कैपिटा आपका बात किया गया है। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको समिति दी गई है, दूसरी वो समिति कमिटीज किससे रिलेटेड है। अगर चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। भगवती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, कोठारी कमेटी, ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास। भगवती कमेटी किस चीज से रिलेटेड है बताइए, बताइए जल्दी से। भगवती कमेटी जो है वो बेरोजगारी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। नरसिम्हन कमेटी की हम बात करेंगे तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग सुधार से। बी का 4 2 जगह दिया गया है। कोठारी कमेटी की बात करेंगे तो ये आपका एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, शैक्षिक सुधार से रिलेटेड है। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आखिरी बचा स्वामीनाथन कमेटी, ये जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, सेबी के द्वारा, नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। तो देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, रिजर्व बैंक, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। याद रखिएगा 1935 एक्ट के थ्रू, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 33 प्रश्न पे। यहाँ पर आपको माइनिंग एरिया दिया गया है और किस माइनिंग एरिया में कौन सा मिनरल मिलता है ये बताना है। कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, गुरु महिसानी की बात करेंगे, जादूगोड़ा की बात करेंगे, जावर की। तो देखिए जादूगोड़ा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए। जादूगोड़ा में क्या मिलता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या मिलता है जादूगोड़ा में, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। तो अब भूलिएगा नहीं क्लास। और बताइए मुझे, और कल्चर की बात करेंगे, कल्चर में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो ए का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया गया है। और देखिए जादूगोड़ा वाला सी का थर्ड दिया है, सी का थर्ड भी दिया है, तो इसका मतलब आपका उत्तर तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं क्लास, जो जादूगोड़ा है ये यहाँ पर, ये आपका किस स्टेट में है बताइए, ये कहां पर है। तो याद रखिएगा ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, ठीक है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखेंगे हम 34 प्रश्न को। 34 प्रश्न देखिए क्या है, 34 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। भारत में सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है, गोंडवाना, विंध्यन, धारवाड़ या फिर कुटप्पा। बताइए क्या है, बताइए कुटप्पा। यहाँ पे सही उत्तर क्या है, धारवाड़, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आर्चियन होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है बताइए, आर्चियन के बाद धारवाड़ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बताइए क्लास, आर्चियन होता है, फिर धारवाड़ होता है, फिर कुटप्पा होता है, फिर गोंडवाना होता है। कैसे है ये याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा आर्चियन है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
फिर मैंने आपको क्या बताया, धारवाड़ है, ठीक है, फिर उसके बाद कुटप्पा है, फिर विंध्यन है, विंध्यन के बाद गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रैप, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे आर्चियन नहीं दिया, धारवाड़ दिया है, इस वजह से हमने सी को सही मार्क किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर में है, वेब सिटी गाजियाबाद में है, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर में है। तो बताइए परफ्यूम पार्क कहां पर, परफ्यूम सिटी कहां पर है? कन्नौज में है, एकदम सही है। लेदर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वो बंथर में है, उन्नाव में, सही है। वेब सिटी गाजियाबाद में, सही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर दिया गया, कानपुर में नहीं, कहा? नोएडा में। तो आपका गलत क्या हो जाएगा? ए। का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। पढ़ते जरूर रहिएगा क्लास। फिर क्लास के एंड में मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगी, हर बार यही बात बोलती हूँ कि सबसे अहम जो रोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो आपको ही प्ले करना है, ठीक है। आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही पढ़ाई करनी है, आपको ही एग्जाम में बैठना है। हम बस आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो गुरु है वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपको पथ बता सकता है कि इस पथ पर चलना है या इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपके जीवन में अगर कोई भी आपके सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो वो आप बता सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास के कमेंट्स आपके पढ़े, आप में से किसी स्टूडेंट ने एल नीनो और ला नीनो की बात की है, उससे रिलेटेड प्रश्न को हम नेक्स्ट टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो आप आने वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था तो इसी वजह से इस टेस्ट में मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। तो चलिए आज के सेशन को यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। कोई भी परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, टेस्ट में दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत जरूर करेंगे। हर टेस्ट के बाद मैं बोलती हूँ पढ़ाई करिए, रोज पढ़िए। ये मत सोचिए एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। आपको आज ही से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। और अगर आपका प्रीलिम्स काफी अच्छा तैयार है तो मेंस के लिए पढ़ो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इस साल प्रीलिम्स देंगे, अगली बार प्रीलिम्स और मेंस देंगे, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देंगे, सोच रहे हैं। 3 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना तो लेके चल नहीं रहे हो, क्वालिफाई इसी साल करना है, तो प्रीलिम्स मेंस सब चीज के लिए अभी से पढ़ना है, अगर समय आपके पास है पर्याप्त। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। धन्यवाद। क्लास मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय।